नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के इस रिवीजन सीरीज़ में स्वागत है आप सभी का। इस रिवीजन सीरीज़ में प्रत्येक दिन आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सुबह 8 बजे ये सीरीज़ आपको मिलनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये विलम्ब से आज आपको मिल रही है। लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना है, नियमित बेसिस पे अब आपको मिलेगा ये 50 प्रश्न प्रत्येक सीरीज़ में होंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप आसानी से जवाब देने में सक्षम रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे जो इस सीरीज़ के अंतर्गत है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विशेष रूप से आज के जो प्रश्न हैं वो बजट और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिसमें केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया। बोला जा रहा है बजट किसके द्वारा पेश किया गया। आप सब जानते हैं बजट विशेष रूप से जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा पेश किया जाता है। तो यहाँ पे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, मतलब इसका सही उत्तर सी विकल्प है। आप जानते हैं कि ये आप कह सकते हैं मोदी 3.2 इसको नाम दिया जा रहा है, जो कि ये बजट है, तीसरे कार्यकाल का बजट है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बजट की यदि आपसे थीम पूछ लिया जाए कि बजट की थीम क्या थी, तो याद रखना है बजट की थीम थी रोजगार। ये भी कई बार पूछी जाती है। रोजगार कौशल, रोजगार कौशल, MSME और मध्यम वर्ग। ठीक है, रोजगार कौशल, MSME और मध्यम वर्ग इस बार की थीम है। इस थीम को भी याद रखने की ज़रूरत है। आप जानते हैं बजट में विशेष रूप से चार, आप कह सकते हैं चार वर्गों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। कौन कौन से हैं ये चार वर्ग? पहला है गरीब वर्ग, गरीब तबका। दूसरा जो वर्ग है जिस पर फोकस किया गया है वो है युवा। तीसरा जो है वो है हमारा अन्नदाता किसान, अन्नदाता। और चौथा जो फोकस किया गया है वो है महिलाएं। तो बजट में फोकस विशेष रूप से इन चार वर्गों पर किया गया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाएं। साथ ही साथ थीम थी रोजगार कौशल, MSME और मध्यम वर्ग, ये इस बार की थीम थी। इसके साथ साथ यदि पूछ लिया जाए कि विशेष रूप से बजट जो वित्त वर्ष 2024-25 की हम बात कर रहे हैं, नियमित के लिए GDP कितना आकलित की गई है, तो याद रखिएगा जो GDP आकलित की गई है वो है 326,36912 करोड़। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो कि वित्त वर्ष जो 2023-24 था उससे लगभग 10.5% अधिक है। तो ये आंकड़ा याद रखना है, पिछले वित्तीय वर्ष से ये इतना अधिक है। अगला है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप तैयार करने हेतु कितने मुख्य जातियों पर फोकस किया गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, अभी अभी मैंने चर्चा किया था इसी की। ठीक है, और वही प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है। तो बताइएगा केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप तैयार करने हेतु कितने जातियों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। अभी आपने देखा कि चार जातियों या चार वर्गों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है, गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आपको पता है चार जातियां हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन? पहला गरीब, दूसरा युवा और तीसरा अन्नदाता, चौथा महिलाएं, मतलब इसका सही उत्तर है डी विकल्प। ठीक है, चलिए अगला, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं आपको बताना है। चलिए बताइएगा कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं विकसित भारत के लिए, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं और बजट आप 2 बार अध्ययन कर चुके हैं, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है कि इसका सही जवाब क्या होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? 4, 9, 11 या 13? कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। फास्ट जवाब, तो याद रखिएगा इसमें 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सा है? जैसा पहला नोट कर सकते हैं आप, कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन। कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं लचीलापन पहली प्राथमिकता हो गया। दूसरी प्राथमिकता है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण,
रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण, ये आपकी दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता जो है वो है समावेशी मानव संसाधन विकास, ठीक है, समावेशी मानव संसाधन विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास। चौथी जो प्राथमिकता है वो है विनिर्माण एवं सेवाएं, विनिर्माण एवं सेवाएं। पांचवी जो प्राथमिकता है, चौथी प्राथमिकता विनिर्माण एवं सेवाएं हो गई। पांचवी जो प्राथमिकता है वो है शहरी विकास। सातवीं प्राथमिकता है अवसंरचना, शहरी विकास, ठीक है। अगली है अवसंरचना, अवसंरचना। आठवीं प्राथमिकता है नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। 10वीं प्राथमिकता है नई और अगली पीढ़ी के सुधार। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं और विशेष रूप से जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये सभी प्राथमिकताएं आपको पता होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? निर्मला सीतारमण ने कौन सा बजट संसद में पेश किया? तो याद रखिएगा 7वां बजट इन्होंने संसद में पेश किया, क्योंकि प्रारंभ में आप जानते हैं वित्त मंत्री हुआ करते थे अरुण जेटली, ठीक है। तो अरुण जेटली के बाद निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला, तो ये इनका 7वां बजट है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया। आपको बता दें ये जो बजट है ये है 48.21 लाख, ठीक है, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो इसका सही विकल्प है बी विकल्प, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और ये 2 बार आपने रिवाइज किया है तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न सही हो रहे होंगे। नहीं सही हो रहे हैं तो जो फैक्ट बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलेगा। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? चलिए बताइएगा कितने करोड़ रुपए अधिक है, ये आपको बताना। पिछले बजट से ये बजट कितने करोड़ रुपए अधिक है? यहाँ पे याद रखना है कि ये 3.18 लाख करोड़ रुपए जो है ये अधिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? बोला जा रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है? आप जानते हैं कि अभी मैंने 9 प्राथमिकताएं आपको गिनाई हैं, ठीक है। पहला था कृषि में उत्पादन अनुकूलन, दूसरा रोजगार कौशल प्रशिक्षण, तीसरा समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, चौथा था विनिर्माण सेवा, ठीक है, ये आपको मैंने गिनाया था। इसके बाद विनिर्माण सेवा के बाद मैंने जो आपको अगला बताया था वो था शहरी विकास। शहरी विकास के बाद अगला बताया था ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरचना सुरक्षा। अगला हो गया अवसंरचना, 8वां नव परिवर्तन और अगली पीढ़ी में सुधार। मतलब ये सभी की सभी हमारी प्राथमिकताएं हैं। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, याद रख लीजिए, कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा या प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो प्राकृतिक कृषि से जोड़ने का क्या लक्ष्य है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, कितने करोड़ किसानों को कृषि से जोड़ा जाएगा, विशेष रूप से प्राकृतिक कृषि से। तो आपको पता होगा जो हमारी पहली प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता क्या है? कृषि क्षेत्र में उत्पादन और लचीलापन। इसके लिए कृषि और इससे क्षेत्रों से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं इसके लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल कृषि जो फसलें हैं वो जारी की जाएंगी, ये बोला गया है। और साथ ही साथ पूरे देश में अगले 2 वर्ष में
1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो गया ए विकल्प। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तो प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र, क्या जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। कितने? 10,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कितना, 10,000, तो वही सही उत्तर हो गया। ठीक है, अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनी पर आत्मनिर्भरता, किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी करना, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। फास्ट जवाब, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, देखो अभी यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो जब हमने पहली प्राथमिकता की बात की, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन की जब हमने बात की, तो इसमें हमने बताया कि 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। तो ये तो सही है। अब दूसरा जो यहाँ पे बात हो रहा है, वो बात हो रहा है सूरजमुखी, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सरसों जैसी जो तिलहनी फसलें हैं, इनमें आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक कार्य नीति की भी बात की गई है। तो ये भी आपका सही उत्तर है, मतलब सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बोला जा रहा है इन सभी कार्यों के लिए जो वित्त पोषण होगा वो कौन देगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चलिए बताइएगा, इनमें वित्त पोषण किसके द्वारा दिया जाएगा। फास्ट जवाब, नाबार्ड, SBI, PNB या इनमें से सभी। कौन सा बैंक है जो इनको वित्त पोषण करेगा। तो याद रखिएगा, जब बात आती है कृषि से संबंधित, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित वित्त पोषण की, तो बात आती है नाबार्ड की। तो इसका सही उत्तर है ए विकल्प। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। इनमें से सभी सही कौन सा है आपको बताना है। तो बात किसकी हो रही है, सार्वजनिक अवसंरचना या DPI की बात हो रही है। तो DPI के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आगे, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने लोग कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, आज की तिथि में कृषि क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं, एक महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, आपको बताना है। भारत में आप जानते हैं ज़्यादातर जो हमारी आबादी है वो कृषि कार्यों से या कृषि से जो संगत कार्य हैं उनसे जुड़ी हुई है। आज का जो डेटा है उसके अनुसार 45% लोग भारत में अभी भी सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है। किसके लिए बात हो रही है, रोजगार सृजन और कौशल प्रशिक्षण के लिए कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, कितने रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अच्छा प्रश्न है। फास्ट जवाब याद रखिएगा, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये विकल्प सही उत्तर है। और अभी आपने देखा था कि कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो एक चीज़ और यहीं पर देख लेते हैं कि जो देश की GDP है, जो भारत की GDP है, GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है।
तो याद रखिएगा जीडीपी में आज भी भारतीय कृषि क्षेत्र 18.1% का योगदान कर रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी याद रखना है कि भारत की जीडीपी में आज की डेट में 18.1% योगदान कृषि क्षेत्र कर रहा है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या है? देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इनमें से सभी, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब, इनमें से सभी या कौन सा सही है, ये आपको बताना है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि बात हो रही है कौशल विकास के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत बोला गया है कि अगले 5 सालों में, ठीक है, 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा या निपुण बनाया जाएगा, एकदम सत्य है। दूसरा बोला गया है कि देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए का जो ऋण है वो मिल सकेगा, एकदम सत्य है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि देश के शिक्षण संस्थानों में बात हो रही, मतलब घरेलू शिक्षण संस्थानों में। यदि आप बाहर पढ़ने जाते हैं, विदेश में पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए ये सहायता नहीं मिलेगी, ये याद रखना है। और यह जो ऋण राशि है, ये ऋण राशि के 3% वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को ये दी जाएगी। हर साल 1 लाख छात्रों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। और 1000 आईटीआई को अपग्रेड करने की भी बात की गई है, ठीक है, उनका उन्नयन किया जाएगा अगले 5 सालों में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही विकल्प है डी विकल्प। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? ये मैंने आपको अभी बताया था जब विषय की बात हुई थी कि केंद्रीय बजट का जो विषय है, विशेष रूप से थीम जो है वो क्या था? रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग, यही थीम था और इसी पर आधारित है, मतलब डी विकल्प सही उत्तर है। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगी? जो पूर्वोदय योजना है वो किसको कवर करेगी, ये बोला जा रहा है। पूर्वोदय योजना किसको कवर करेगी, ये आपको बताना है। 5 राज्य दिए गए हैं, जिनमें से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश किसको कवर करेगी? तो विशेष रूप से जब हम मिशन पूर्वोदय की बात करते हैं, मिशन पूर्वोदय, और मिशन पूर्वोदय की चर्चा जो है प्राथमिकता 3 जो हमारी है, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, उसमें आता है। इसमें विशेष रूप से बिहार में, ठीक है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा में, ठीक है, कितने राज्य हो गए? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हो गए। इन 5 राज्यों को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए इस योजना को तैयार किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है। 5 राज्य आते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही विकल्प है सी विकल्प, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य की बात हो रही है, किसकी चर्चा की गई है, ये किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा। फास्ट जवाब, देखो ये सब आप पढ़ चुके हो, आपको बोला गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको पढ़ा होगा। और ये संबंधित है विशेष रूप से नाबालिगों से संबंधित। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा, ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? फास्ट जवाब, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू होगा? तो ये 4था चरण शुरू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय बजट 2024-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है। किस प्राथमिकता की बात हो रही है? बात हो रही है छठवीं प्राथमिकता की। और जब हम छठवीं प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, छठवीं प्राथमिकता हमारा क्या है? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। और बोला गया है कि इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात कि 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसमें यदि हम बात करें कि 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, क्या ये सही है? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस प्रश्न के अंतर्गत कि प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये योजना इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, लेकिन इसमें 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली देने की बात नहीं की गई है। इसमें हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात की गई है कि मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए घरों को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कथन 2 सही है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? इनमें से किस पर सीमा शुल्क कम किया गया है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों पर सीमा शुल्क कम कर दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4 कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। अब इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा सही है। चलिए फास्ट जवाब आप जानते हैं अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत ये आते हैं। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ इस प्रश्न में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, इनमें से सभी सही हैं, क्योंकि सोना चांदी पर घटाकर 6% किया गया, प्लेटिनम पर 6.4 और मोबाइल फ़ोन पर 15 किया गया। ठीक है। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी? किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 6 शाखाएं स्थापित किया जाएंगी? बताएं। फास्ट जवाब, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 6 शाखाएं कहाँ स्थापित की जाएंगी? फास्ट जवाब, अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बात हो रही है पूर्वोत्तर क्षेत्र की। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इनमें कितने गांवों को शामिल किया गया है? इसमें कुल कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। जो ऋण सीमा है विशेष रूप से व्यवसाय के लिए जो दिया जाता है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो ये बताया जा रहा है आपसे कि इसको बढ़ाकर या घटाकर कितना कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसको अब बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तरुण श्रेणी के अंतर्गत अब 20 लाख तक का ऋण मिल सकता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? इनमें से कौन सा कर है जो अब समाप्त कर दिया गया? उत्पाद सेवा कर, एंजल टैक्स, पूंजी लाभ कर, उपहार कर। कौन सा कर है जो समाप्त किया गया है आपको बताना है। फास्ट जवाब, तो याद रखिएगा, इसमें जो समाप्त किया गया है वो है एंजल टैक्स। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? विदेशी कंपनियों पे जो कॉरपोरेट टैक्स लगता था वो 5% घटा दिया गया है, अब ये 35% हो जाएगा। इससे विशेष रूप से जो विदेशी कंपनियां हैं उनको भारत में एक प्रकार से आमंत्रित करने के लिए, भारत में उनका झुकाव बढ़े, इसके लिए ये किया गया है। चलिए, यहाँ पे बोला गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में इन पर विचार कीजिए। नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 हो गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। इनमें से
कौन से सही हैं आपको बताने हैं। चलिए बताइएगा, इनमें से कौन से सही हैं। फास्ट जवाब, याद रखिएगा इसका सही विकल्प है सी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आप कह लीजिए विशेष रूप से गरीब तबके के लिए, तो इसको बढ़ाकर 7300 करोड़ रुपए कर दिए गए। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नई शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितना आवंटन है। 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है, तो रट जाइएगा, ये रटने वाला फैक्ट है, 21,336 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। मनरेगा के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है, तो याद रखिएगा इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी अभी किस्त बहुत जल्दी आई है, मुझे लगता है 10 दिन के पहले इसकी जो किस्त है वो जारी की गई, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, और 60,000 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान इसके लिए किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी ये सब रटने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा रहा है, बजटीय आवंटन पूछा जा रहा है। जैसे अमृत मिशन के लिए कितना आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री अमृत मिशन के लिए, प्रधानमंत्री पीएम अमृत मिशन जो है उसके लिए कितना आवंटित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसके लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख पद दिए हुए हैं और उन पे कितना व्यय किया जाएगा उसकी बात हो रही है। रक्षा दिया है, ग्रामीण विकास, कृषि संबंधित कार्यकलाप, शिक्षा, और बजटीय आवंटन दिया गया है कि किस पे कितना खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रक्षा की यदि हम बात करें तो रक्षा पे 4,54,773 खर्च किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास पे यदि हम बात करें तो ग्रामीण विकास पे जो खर्च होगा वो खर्च किया जाएगा 2,65,808 करोड़ रुपए, और कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप पे यदि हम बात करें तो 1,51,851 रुपये, और यदि शिक्षा पे बात किया जाए तो 1,25,638 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, मतलब ए विकल्प सही उत्तर। फिर इसके बाद कुछ स्कीम हैं, उनके संदर्भ में कितना आवंटन किया गया है वो दिया गया है। जैसे अनुसंधान और विकास परियोजना, अनुसंधान एवं विकास परियोजना पे बात करें तो इस पे 1,200 करोड़ रुपए। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पे यदि हम बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा परियोजना पर 2,228 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले और विनिर्माण पे यदि हम बात करें तो इस पे खर्च किया जा रहा है 6,903 करोड़ रुपए, और सौर ऊर्जा ग्रिड पर खर्च किया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है। राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए, कम से कम ये तो पता ही होगा, बजट पढ़ते हैं, शुरुआत में दिया होता है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, क्विक रिस्पॉन्स करें। चलिए इसका सही उत्तर है 31,29,200 करोड़ रुपए, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियों में कितना अनुमानित है। राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां था, यहाँ पे ये होगा पूंजीगत प्राप्तियां, याद रखिएगा ये हैं पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, पिछला प्रश्न था राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों की जब हम बात करते हैं तो ये था 16,91,312 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। राजकोषीय घाटा की जब बात करें तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है उसकी यदि हम बात करें तो ये अनुमानित है 1,61,000, इसमें विकल्प में दिया नहीं गया है, गलत है, करेक्ट कर लीजिएगा। जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो है
16,13,312 16,13,312 करोड़ रुपए, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा कितना अनुमानित है? कुल प्राथमिक घाटा की बात करें तो याद रखिएगा, जो कुल प्राथमिक घाटा है वो आपका ये वाला विकल्प, बी विकल्प आपका सही उत्तर है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 4,50,372। देखो ये जो फैक्ट है ना, ये कहीं एक पेज पे ऐसे लिख के जहाँ पे आप बैठते हो टेबल पे चिपका लीजिए, कुछ इस तरह के जो फैक्ट हैं, और डेली यदि 1 से 2 बार देखोगे तो हफ्ते भर में ये आपके तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के फैक्ट आजकल पूछे जा रहे हैं और इसको तो रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2025 कुल राजस्व घाटा कितना है? कुल राजस्व घाटा कितना लगाया गया है तो याद रखिएगा 5,80,201 करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी, ये तो पूछा नहीं जाता, इसको छोड़ दो, क्योंकि इतना ज़्यादा यदि कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे तो फिर याद करने में भी समस्या होगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना है? कुल राजस्व व्यय कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल राजस्व व्यय की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा 37,09,402 करोड़ रुपए। ठीक है, ये क्या है? कुल राजस्व व्यय है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो कुल पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये सिंगल डिजिट 11,111 11,11,111 करोड़ रुपए, ये तो कभी भूलेगा ही। अगला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है, एकदम सत्य है। दूसरा, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है, एकदम सत्य है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है, एकदम सत्य है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, एकदम सत्य है, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर है। बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई? बिहार की विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, तो याद रखिएगा 59,509 करोड़, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से इनमें कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? कौन सा कॉरिडोर इनमें शामिल नहीं है आपको बताना है। देखो, पहला है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, एकदम सत्य है। दूसरा है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, जिसके तहत गया कॉरिडोर को शामिल किया जा रहा है, ठीक है, एकदम सत्य है। तीसरा है राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, ये भी एकदम सत्य है। कोसी मेची लिंक कॉरिडोर, ये गलत। चलिए अगला, यहाँ पे बोला गया है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन प्रावधान किया गया है। पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट शामिल हैं। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें आपको बता दें कि इसमें सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 50 प्रश्न थे, इसी तरह से 50 प्रश्नों की सीरीज अब आपको रेगुलर मिलेगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नियमित तौर पे जुड़े रहें कक्षाओं से और अब अपने आप को अपडेट करते रहें। जो भी फैक्ट आ रहा है, जैसे मान लो बजट आपने पढ़ा था बेसिक, तो अब उससे फैक्ट को आपको रिलेट करते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, शनिवार है, कल भी आपकी क्लास मिलेगी, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।